नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कल के वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि हम अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सीधा सिंपल सा बात समझिए कि प्रकाश का मुड़ जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के दौरान प्रकाश का मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के दौरान प्रकाश का मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। इसी को बहुत टेक्निकल शब्द में जो किताबों में लिखा होता है उसमें लिखा होता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश जो है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मुझे पता है अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे और बहुत बेहतर तरीके से होंगे। चलिए समझते हैं इसको। आप बताइए कि प्रकाश जो है, अगर आप प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का आपतन किन किन माध्यमों में हो सकता है? प्रकाश का जो आपतन होगा वो किन किन माध्यमों में हो सकता है? चलिए मैं आपको माध्यम बताता हूँ। पहला माध्यम, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन माध्यमों में होगा। कैसे होगा तीन माध्यमों में? पहला जो आपने कल पढ़ा था, ये आपतित किरण और यहां से परावर्तन हो गया इसका। यहां से क्या हुआ? इसका आपतन हुआ। यहां से क्या हुआ? परावर्तन हुआ। यहां से क्या हुआ? परावर्तन हुआ। दूसरा, यहां से आपतन हुआ। मैंने बताया था ये क्या है? अभिलंब है। इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपतन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपतन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका भी तो अभिलंब होगा ना, इसमें भी तो नॉर्मल होगा। ये देखिए, इसका भी मैंने नॉर्मल बनाया है, ठीक है, इसका भी मैंने नॉर्मल बनाया है। अब देखिए अपवर्तन हो रहा है, ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। यहाँ क्या हुआ? मैंने क्या बताया, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? प्रकाश मुड़ जाएगी। प्रकाश क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। देखिए मुड़ गया है प्रकाश। इसको जाना था कैसे? प्रकाश को मुड़ाते हैं ना थोड़ा। प्रकाश देखिए मुड़ गया है ना। इसको जाना था कैसे? सीधा जाना था, इसके सीधा जाना था। और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश किया ये मुड़ गया। क्यों मुड़ गया अभी पता चलेगा। दूसरी स्थिति जो होती है वो होती है आपतन कोण आया और यहाँ आके ना इधर गया ना नीचे गया, ना कहीं नीचे आके मुड़ा, ना सीधा गया, ना परावर्तित हुआ, बस यहाँ आके अवशोषित हो गया। प्रकाश क्या हो गया? यहाँ आकर क्या हो गया? अवशोषित हो गया। आपतन कोण यहाँ के क्या हो गया? आपतित किरण आके यहाँ क्या हो गया? अवशोषित हो गया। आपको अभी भी लगता है समझ में नहीं आया होगा। चलिए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, और बेहतर तरीके से। ये क्या था? मैंने आपको कल बताया था, ये सूर्य देवता है, ठीक है, जो प्रकाश देते हैं, है ना। इसको समझने के लिए ना आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश को आप अपनी प्रेमिका मान लीजिए। इंग्लिश में गर्लफ्रेंड कहते हैं ना प्रेमिका को शायद। तो आप इसको क्या मान लीजिए? प्रकाश को अपनी गर्लफ्रेंड मान लीजिए। क्यों प्रकाश को गर्लफ्रेंड मान लीजिएगा? क्योंकि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लाइफ बहुत आसानी से कट रही है आपकी। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में कौन है? प्रकाश है। और प्रकाश के रूप में कौन है? आपकी प्रेमिका है, जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपके सुख में, आपके दुख में। तो आपके लाइफ में क्या आ रहा है? यहाँ से प्रकाश आ रहा है। आपके लाइफ में यहाँ से क्या आ रहा है? प्रेमिका के रूप में प्रकाश आ रहा है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अभिलंब के रूप में। आप यहाँ क्या है? बैठे हुए हैं अभिलंब के रूप में। लेकिन जब आपके पास आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड रहती है तो उसका मन आपसे नहीं मिलता है। कुछ दिन आपके साथ रहती है, फिर उसका मन आपसे नहीं मिलता है। कुछ ऐसी चीजें आप में उसको खराब लगती है जिसके कारण वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। तो वो क्या हो गई? यहाँ से लौट के ना इधर चली गई, दूसरे लौंडे के पास, दूसरे लड़के के पास चली गई। क्या हो गया? यहाँ उसका टकरा के क्या होगा? लौट गई दूसरे के पास। आई आपके पास,
ठीक है, आपके साथ रही लेकिन आपके साथ टिकी नहीं, और यहाँ से लौट के दूसरे लड़के के पास चली गई, तो आप क्या कहिएगा? आपकी प्रेमिका का क्या हो गया? परावर्तन हो गया, जो हमने कल पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं आपतन के बारे में। आपतन को भी आप ऐसे समझिए कि ये आपकी प्रेमिका यहाँ से आ रही है प्रकाश के रूप में आपके पास, पर वो आपसे प्यार करती है, पर आपकी कुछ कुछ खूबियां ऐसी हैं जो उसको पसंद आती है, पर कुछ खूबी ऐसी है जिससे वो नफरत करती है और उसको पसंद नहीं है। ठीक है, अगर उसको आपकी कुछ खूबी पसंद नहीं है तो वो उस कारण से आपसे क्या कर रही है? थोड़ा सा गुस्से में है, नफरत कर रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप में बहुत अच्छी हैं, उससे वो प्रेम भी करती है। अब यहाँ पे एक दूसरा लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसमें वो सारी खूबियां हैं जिससे वो नफरत करती है और जो आप में नहीं है। इसमें वो सारी खूबियां हैं जिससे वो नफरत करती है, जो आप में नहीं है। तो ये क्या करती है? चुपके से ना यहाँ से थोड़ा मुड़ करके यहाँ भी प्रकाश अपना देने लगती है, यहाँ भी क्या करती है? अपना प्रकाश देने लगती है। इसको, इस लड़के को भी। अब आपको भी मैनेज कर रही है, इसको भी मैनेज कर रही है। अब जो आपकी अच्छाई है वो भी इसको मिल रही है, और जो इस लड़के की अच्छाई है जिससे वो नफरत करती थी वो यहाँ से उसकी पूरी हो रही है ना, तो ये भी मिल रही है। अब इसको आप फोन करते हैं तो आपसे भी बात कर रही है, इससे भी बात कर रही है। रात में आप इसको, रात में आपसे रात भर बात करती है, और दिन में इसको भी टाइम देती है, या फिर रात में इसको टाइम देती है, दिन में आपको टाइम देती है। टाइम का मतलब 24 घंटा नहीं होता है, पर कुछ ना कुछ हिस्सा अपने समय का दे रही है। तो यहाँ क्या हो गया इसका? यहाँ से आपकी गर्लफ्रेंड का जो है अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन। प्रकाश टकरा के लौटी नहीं, वो किसी दूसरे लौंडे के पास जाके बसी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के भाग गई यहाँ से। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो छोड़ के ही भाग गई, आपको दूसरी तरफ लौट गई, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको भी दे रही है, लेकिन यहाँ से नीचे आकर के इसको भी प्यार थोड़ा सप्लाई कर रही है अपना। ठीक है, तो इसको कहेंगे आपके प्रेमिका का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अब तीसरा स्थिति को देखिए। तीसरा स्थिति क्या है? तीसरा स्थिति है प्रकाश का अवशोषण। अब आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो आपके पास आ रही है प्रकाश के रूप में, लेकिन वो चाहे आप में थोड़ी कमी है, थोड़ी अच्छाई है, थोड़ी बुराई है, जो भी है उसको वो एक्सेप्ट करती है और आपके होके रह जाती है। वो आपसे टकरा कर इधर नहीं जाती, वो आप किसी और के पास भी नहीं जाती है। उसकी सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां जो होती है आपकी, वो सबको अपनाती है और आप ही के पास रह जाती है। तो आपने क्या किया? आपकी प्रेमिका ने आपको अवशोषित कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके लाइफ में कोई तीसरा नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर प्यार सच्चा हो तो ऐसा ही होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो ऐसे ही होता है, वरना मन में डेविएशन सभी के आते हैं। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो वो उस डेविएशन को, उस भटकाव को रोकेगी और आपकी ही होकर रह जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो बेवकूफ बना रही है आपको। ऐसे समझ लीजिए। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का अवशोषण कहेंगे। तो आपको मैंने समझा दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। जब एक आपतित किरण इधर से आएगी और इधर टकरा करके लौट जाएगी तो क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। जब आपतित किरण इधर से आएगी लेकिन यहाँ से वापस ना जाकर के नीचे की ओर अपवर्तित हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का क्या हो गया भाई? प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। और जब अवशोषित हो जाएगी ये प्रकाश, मान लीजिए कोई ऐसी सतह है, कोई समतल सतह है जिसने इस प्रकाश को क्या किया? अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा समझ लीजिए, क्या बोल रहा है? जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में, भाई ये सब बहुत टेक्निकल है लेकिन आपको एकदम आसान लगेगा। ये देखिए, इसको विरल यहाँ पे लिखिए, ये लीजिए विरल, ये प्रकाश विरल से आ रही है। इसको आप यहाँ से, प्रकाश किससे आ रही है? विरल से। और इसको आप सघन मान लीजिए, नीचे वाले भाग को, इसके नीचे वाले भाग को सघन, और इसके इस वाले भाग को क्या कहिएगा? विरल मान लीजिए। ठीक है, सघन और विरल। विरल क्या होता है? विरल को अगर बहुत ज्यादा बोलेंगे तो रेयरर बोलते हैं, और सघन को क्या बोलते हैं? सघन को डेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी के बिना आज के टाइम में आपको बुद्धिमान नहीं समझा जाता है, इसीलिए हम इसको इंग्लिश आपको बता देते हैं कि कोई ज्यादा पूछे तो उसको ज्ञानी को बोलिएगा कि हाँ भाई इसका मतलब डेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब डेंस हुआ, इसका मतलब रेयरर हो गया। क्या हो गया? रेयरर हो गया। विरल क्या होता है? विरल होता है जो कमजोर चीज होती है, जो कमजोर होता है वो विरल होता है, और जो मजबूत होता है, ठोस होता है, ताकतवर होता है, वो सघन होता है। और विरल कौन होता है? जो पतला होता है, जो कमजोर होता है, जो एकदम सिकुड़ा सा होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये क्या है भैया? वो विरल है। अब क्या कह रहा है
कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये देखिए ना, अब ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाएगी। यहाँ से देखिए ये क्या हुआ, जैसे ही इधर आया क्या हुआ, अभिलंब की ओर, ये अभिलंब इधर है ना, ऐसे करके मुड़ जाएगी प्रकाश, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये आया अभिलंब की ओर, क्या हुई, मुड़ गई। ये अभिलंब है ना, प्रकाश क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब एग्जाम्पल लीजिए थोड़ा, विरल क्या हो सकता है। आपको दो चीज मैं बता रहा हूं, आप बताइए कि वो विरल है या सघन है। पहला जल और दूसरा हवा। अगर इन दोनों में आपको मैं ये पूछूं कि विरल कौन सा माध्यम है तो आप क्या कहेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि हवा में और जल में विरल कौन सा है, सबसे कमजोर कौन सा है, सबसे पतला कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, सोचिए जरा। जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे भैया हवा जो है वो ज्यादा विरल है। हवा क्या है, वो ज्यादा विरल है, वो ज्यादा कमजोर है। क्यों, क्योंकि जल ज्यादा सघन है। जल ज्यादा क्या है, सघन है। कैसे भैया जल ज्यादा सघन है, इसको आप जमा दीजिए आइस के रूप में। हथौड़ा लेके भी मारिएगा तो नहीं टूटेगा, इतना मजबूत हो जाता है, ठोस है, मजबूत है, सघन है। और हवा क्या है, गैस के फॉर्म में है, तो बहुत बन जाएगा तो पानी बन जाएगा, ओस बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ इसका औकात नहीं है। ठीक है ना। तो हवा क्या है, हवा क्या है, विरल का माध्यम है। हवा क्या है, विरल माध्यम है। और जल क्या है, जल क्या है, सघन माध्यम है। देखिए राइटिंग वाइटिंग पे मत जाइए, हम इतना जो जो चीज समझा रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं है प्रकाश के अपवर्तन में। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में ना, चाहे 15 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो हो, ये चीज आप जब दोबारा कभी कहीं से वीडियो में देखें ना, तो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। इतना बार मैं एक शब्द को दोहरा दूं और इतनी बार मैं बता दूं इस चीज को एक वीडियो के अंदर कि आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, दिमाग से एक वीडियो के बाद निकले नहीं, दूसरे वीडियो में जाने की आपको जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो फिर आप जाइए, अगर आपको फिजिक्स में विद्वान बनना है तो आप जाइए। लेकिन अगर आप एग्जाम निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की, तो मैं जितना बता रहा हूँ वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, हवा क्या है, विरल है, और जल क्या है, सघन है। तो दो माध्यम हो गया ना, यहाँ क्या हो गया, दो माध्यम हो गया, एक विरल माध्यम हो गया, एक सघन माध्यम हो गया। तो जाहिर सी बात है, ये खुद कह रहा है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम से में जाएगा तो मुड़ेगा। जब दो माध्यम बराबर हो, मतलब ऊपर भी हवा हो नीचे में भी हवा हो, तो क्या प्रकाश कभी मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। हमने प्रकाश का जब पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बताई थी मैंने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बताई थी मैंने, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दूसरा तरफ जो अगर हम बात करेंगे कांच का, मैंने बताया था, कांच का मैंने बताया था 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यही ना बताया था भाई मैंने, यही ना बताया था। ये दो कैसे हो गया था, माध्यम में परिवर्तन हुआ, ये निर्वात में चल रहा था और ये माध्यम चेंज हो गया प्रकाश का, ये कांच में चल रहा है, जल में और चेंज हो जाएगा। ठीक है, तारपीन के तेल में, तारपीन का एक तेल होता है उसमें और चेंज हो जाएगा। तो चेंज होता रहेगा, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश क्या होगा, चेंज होगा। मैंने बताया था लाखों प्रकाश की चाल है, लाखों माध्यम है, तो सब में प्रकाश एक जैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रकाश की चाल जो निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड है, इससे स्पीड किसी भी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजरेगा। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे कम हो सकता है, ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये मैक्सिमम स्पीड है प्रकाश का निर्वात में, इससे कम हो सकता है। कांच का देखिए कम है, 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड है, 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ी ना, कोई भी दो माध्यमों में अलग अलग प्रवेश करेगी तो मुड़ेगी। यही बात अभी देखिएगा ना, यहाँ पर स्नेल परदादा जी भी बोलेंगे आपको, देखिएगा कैसे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम से, विरल मतलब क्या हो गया, विरल किसको बोलेंगे आप, विरल बोलेंगे आप हवा को, और क्या बोलते हैं, सघन किसको बोलेंगे, जल को। दो अलग अलग माध्यम हुए कि नहीं, हवा अलग माध्यम है, जल अलग माध्यम है, तो प्रकाश क्या होगा, मुड़ेगा ही। प्रकाश सीधा कभी होगा क्या माध्यम में, नहीं। प्रकाश माध्यम में सीधा कब होगा, जब उसको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, बीच में कोई बाधा ना बने, तो प्रकाश सीधा गमन कर जाएगा। लेकिन यहाँ तो बाधा हो गया ना, दो अलग अलग माध्यम हो गए, तो क्या हो गया, जब दो अलग अलग माध्यम हो गए तो प्रकाश क्या होगी, मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, मुड़ेगी।
तो यही बात कह रहा है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम क्या है? अगर एक भी नियम फेल हुआ तो अपवर्तन का नियम फेल हो जाएगा। अपवर्तन के दो नियम है, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होगा। ये तो वही बात हो गया जो कल हम परावर्तन के बारे में आपको पढ़ाए थे। ये तो वही बात हो गया जो हम किसके बारे में आपको पढ़ाए थे, कल परावर्तन के बारे में पढ़ाए थे। ये लीजिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमने परावर्तन के बारे में क्या बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। यहाँ भी तो वही कह रहा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, जब यहाँ से तो जब यहाँ से प्रकाश मुड़ जाएगा तो ये परावर्तित हो जाएगा, पर अगर इधर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, इधर आ गया, तो क्या हो गया, प्रकाश अपवर्तित हो गया। अपवर्तित मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में मुड़ गया। आप ऐसे चल रहे हैं और ऐसे मुड़ गए तो क्या हो गया, आप अपवर्तित हो गए, मुड़ गए। ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो एक ही समतल में स्थित होगा। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण एक ही तल, एक ही समतल पर स्थित है कि नहीं है, एक ही समतल पर स्थित है कि नहीं है, एक ही समतल पर स्थित है कि नहीं है ना भाई, हो गया ना खत्म, पहला प्रूव्ड। दूसरा स्नेल का नियम। अब स्नेल क्या बोल रहा है भाई, साइन आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, नियतांक को यू से ये लोग क्या बोलते हैं, संबोधित करते हैं, संकेतित करते हैं। इस पे सवाल बनता है, लेकिन आप इतना सवाल उवाल बनाने मत जाइए, मैं सिंपल में समझा दूंगा, अभी आपको समझ में ये चीज आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है इसने, देखिए स्नेल जो थे ना, स्नेल जो थे, स्नेल परदादा, इनका जन्म हुआ था 1580 में। इनका जन्म कब हुआ था, 1580 में। 1580 में कहाँ जन्म हुआ था इनका, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी, जैसे आपकी नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता की आप भारतीय हैं, वैसे इनका जन्म तो नीदरलैंड में हुआ, लेकिन नेशनलिटी इनकी डच थी। ये डच थे। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि डच हमारे देश में आए थे। जब यूरोपियों का आगमन चैप्टर पढ़ेंगे तो 5 जो है देशों के जो आए थे लोग हमारे देश के अंदर शासन करने के लिए, तो उसमें से एक डच भी थे। तो वो तो जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तब बताएंगे। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विषय है, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विषय है, पर मैं सबसे पहले इस विषय पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल परदादा का 1580 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। इन्होंने क्या बोला था, साइन आई। साइन आई किसको कहते हैं, ये देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपतित किरण, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, आई से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मैंने बताया था कि इसको आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर ये अपवर्तन है, तो अपवर्तन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भैया, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अपवर्तित किरण, ये क्या है, यहां से जो ये आया है अपवर्तित किरण है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आर, ये कह रहे हैं, सुनील परदादा कह रहे हैं कि जो साइन आई है ना, मतलब जो आपतित किरण है, और जो साइन आर है यानी अपवर्तित किरण है, इसका अनुपात हमेशा नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। साइन आई का अनुपात, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो हमेशा नियतांक में होगा। नियतांक का मतलब क्या है, नियत, कांस्टेंट, स्थिर। जैसे ये पेन है, ये खड़ा है, देखिए नियत है, ये हिल नहीं रहा तो ये नियत है। जैसे हम ऐसे खड़ा हो गए स्टैच्यू के रूप में, हम क्या है, नियत है। लेकिन बॉडी को हिला देंगे तो हम नियत में नहीं रहे। तो ये यही कह रहा है कि साइन आई बाय साइन आर क्या है, मतलब आपतित किरण और अपवर्तित किरण का जो अनुपात है, ये इसका जो अनुपात है वो हमेशा क्या होगा, नियतांक में होगा, स्थिर होगा, नियत होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। समझ में आया, कब तक, कब तक हिलेगा डुलेगा नहीं, जब तक प्रकाश की चाल का माध्यम बदल नहीं जाता है। प्रकाश की चाल का माध्यम बदल नहीं जाता है। अब प्रकाश का चाल का माध्यम कैसे बदलेगा, वैसे भी बदल सकता है भाई। कांच में प्रकाश का माध्यम का चाल बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, किसी भी वस्तु में प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब तक प्रकाश का चाल नहीं बदलेगा तब तक क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यही बात तो भाई हम यहाँ पढ़ाए थे। जब दो माध्यम रहेगा तो चाल बदलेगा कभी, जब दो माध्यम रहेगा तो चाल बदलेगा कभी नहीं, क्योंकि यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, तो चाल कैसे बदलेगा। पर यहाँ हवा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, जल हो गया, तो चाल बदल जाएगा।
यहाँ हवा है और यहाँ पे जल हो गया तो चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यही बात तो ये कह रहे थे कि स्नेल जो है उन्होंने कहा था कि जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है वो हमेशा नियतांक होगा जब तक प्रकाश के चाल के माध्यम में परिवर्तन ना हो जाए। इसको याद कैसे कीजिएगा, सिंपल तरीका, ऐसे सब लोग भूल जाते हैं इसको याद करने का तरीका इतना आसान है कि बच्चों से भी आसान है, बच्चों को समझना जितना आसान है उससे ज्यादा आसान है इसको याद रखना, स्नेल के नियम को याद रखना। स्नेल का नियम का सिद्धांत प्रकाश के अपवर्तन से है, ये चीज तो आपको ध्यान में रखना ही है। प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम का सिद्धांत है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आपका जन्म जो भी ईस्वी में हुआ है, मान लीजिए आपका जन्म 1990 में हो सकता है, 1994 में हो सकता है, 1970 में हो सकता है। आप ये सोचिए ना, अपने जन्म के आधार पे स्नेल के जन्म को रिप्लेस कर दीजिए, स्नेल परदादा के जन्म को क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। आप अपने मन में कहिए कि मैं, जो भी आपका नाम है अपना नाम ले लीजिए और कहिए कि मैं फलना आदमी या मैं चिलना लड़की, 1580 में मेरा पूर्व जन्म हुआ था स्नेल के रूप में। इनका पूरा नाम था विलीबोर्ड स्नेलियोलिस, विलीबोर्ड स्नेलियोलिस इसका पूरा नाम था। बहुत वाहियात नाम है, लेने में भी दिक्कत होता है, लेकिन सिंपल में स्नेल। तो अब स्नेल कहिए कि हमारा पूर्व जन्म में स्नेल के रूप में 1580 में नीदरलैंड में एक महान अवतार हुआ था जिसने भौतिकी की दुनिया में एकदम परिवर्तन ला दिया। मैंने जो नियम दिया वह स्नेल का नियम कहलाया, ठीक है। और इस नियम के कारण आज भी भौतिकी के विद्यार्थी मेरे को पढ़े बिना प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ सकते हैं, मेरे को पढ़े बिना प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ सकते हैं। मेरी उपलब्धि फिजिक्स में इतनी ज्यादा है ना। तो स्नेल का नियम क्या बोल रहा है, साइन आई बाई साइन आर, मतलब मैंने ये बोला, क्या बोला कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण का अनुपात हमेशा नियतांक होगा, यू में होगा, जब तक प्रकाश के चाल के माध्यम में परिवर्तन ना हो जाए। मैंने इतना बड़ा उपलब्धि वाली बात 1580 में कह के मैं चला गया था, और अब मेरा जन्म हुआ जब मैं इस चीज को रिकॉल कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ऐसे करके समझिए, हो गया याद यार। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक और सबसे कम। प्रकाश का अपवर्तनांक जितना ज्यादा मुड़ेगा सबसे अधिक कम मुड़ेगा, और सबसे कम कम मुड़ेगा। अपवर्तनांक का सीधा मतलब मैंने बोला है मुड़ना होता है, कोई चीज का मुड़ना होता है, तो सबसे कम कम मुड़ेगा। एक बात बताइए, अब ज्यादा अगर आप कमजोर होंगे ना, अगर आप ज्यादा कमजोर होंगे तो आप क्या है, ज्यादा मुड़ेंगे, आपको कोई भी डेविएट कर देगा, आपको कोई भी डेविएट कर देगा, आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा। पर अगर आप मजबूत होंगे ना तो आप डेविएट नहीं होंगे, आप डेविएट नहीं होंगे, आप भटकेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि आप मजबूत है अपने मन से, अपने वैल्यूज से, है ना। और आपका वैल्यूज अगर कमजोर होगा तो आपको कोई भी भटका देगा, कोई भी आपको क्या होगा, क्या करेगा, आपको मोड़ देगा, सबसे ज्यादा अपवर्तित कर देगा। आज जो भी क्राइम्स होते हैं, जो लव जिहाद या जो भी फलना ढिमकाना, लव जिहाद तो शब्द अपने आप में गलत है, जो आपका मोब लिंचिंग वगैरह होता है, जो मर्डर्स वगैरह होते हैं, अभी जो वहां पे हुआ था ना, कौन सा जगह था, उदयपुर, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मेरे को ध्यान में नहीं है, वहां पे जहाँ पे भी ये कांड हुआ था, तो वो सब चीज क्या, उनके वो भटके हुए, उनको डेविएट कर दिया गया बड़ा आसानी से। तो इसी तरह जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, किसका डेविएशन, जिसका डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा कमजोर होगा, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा। और जो कम डेविएट होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ अगर रंग की बात करेंगे तो प्रकाश तो रंग में है ना भाई, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं है, प्रकाश तो 7 रंगों में ही हो सकता है ना। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन में सबसे ज्यादा जो भटकेगा, सबसे अधिक जो अपवर्तन होगा वो किसका होगा, बैगनी रंग का होगा। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, वॉयलेट, वॉयलेट कहते हैं। बैगनी रंग का सबसे ज्यादा, मतलब अगर कोई प्रकाश का अगर अपवर्तन होगा तो ये सबसे ज्यादा मुड़ेगा अपने अभिलंब से। अभिलंब क्या, एक मानक बिंदु है जहां सब पहुंचना चाहते हैं, ये वैल्यूज है जिसके करीब सब रहना चाहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इससे डेविएट हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगा। और सबसे कम कौन डेविएट होगा, लाल रंग सबसे कम डेविएट होगा। लाल रंग हमेशा अभिलंब के सबसे नजदीक होगा, सबसे कम डेविएट होगा। क्यों भाई, क्योंकि लाल रंग ज्यादा मजबूत है बैगनी रंग से। इसलिए आप देखते होंगे कि प्रकाश के रूप में इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे कि कार के पीछे में, मोटरसाइकिल के पीछे में सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है, ये सबसे कम डेविएट होता है। और इतना ही नहीं, इसका वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य भी सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो है प्रकाश के अपवर्तन में सबसे
कम कौन सा होगा, लाल रंग होगा। चलिए अब ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, जैसे रात के समय में आप देखेंगे कि तारे टिमटिमाते होंगे। आप देखते होंगे कि तारे क्या हैं, टिमटिमा रहे हैं। कैसे, अगर तारे टिमटिमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके आप देखते होंगे, तो ये थोड़ी ना कि अगर ये तारा है तो तुरंत यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे तो नहीं ना टिमटिमाएगा भाई। वो ऐसा इसलिए आपको फील हो रहा है कि अपने आप बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। वहां पे क्या हो गया, अपवर्तन हो रहा है। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। देखिएगा सूर्योदय हुआ नहीं और प्रकाश पूरा दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है, प्रकाश दिख रहा है, सूर्योदय हुआ नहीं है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो पाया। अब देखिए ये सब तो हमारे औकात के बाहर की चीज है, मेरे हैसियत के बाहर की चीज है कि हम रात को तारों को उठा करके अपने बगल में लाके आपको एग्जाम्पल्स में दिखाएं, या सूर्य को पकड़ के लाएं, बोले कि बाबा भैया इधर आओ, थोड़ा हम अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा अपवर्तन का नियम समझाना चाहते तो आओ मेरे बगल में, हम नहीं कह सकते। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जल में सीधी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, जल में सीधी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। हम पानी वानी पीते हैं, देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, पानी वानी पीने के लिए हम रखते हैं, देखिए छड़ी नहीं है, कलम है, ठीक है। छड़ी हम मास्टर तो है नहीं कि मारने के लिए रखेंगे छड़ी। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा भाई, क्या पूरा, ये देखिए दिख रहा है ऐसा कटा हुआ, आपको दिख रहा है कटा हुआ, ध्यान से देखिए, कटा हुआ दिख रहा है। यहां से मैंने ये जो पेन डाला है, पेन देखिए आपको यहां से मुड़ा हुआ लग रहा है, थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा होगा, देखिए लग रहा है कि पेन टूट गया है, पेन टूट गया है। ये कैसे है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो पा रहा है कि पेन आपको क्या है, दो भागों में टूटा हुआ दिख रहा है। अगर इस पे हम तेल डाल दें, अगर इसमें हम सरसों का तेल या कोई भी पेट्रोल वाला तेल डाल दें, तो ये तीन भागों में कट जाएगा। क्यों, अभी जो इस पानी की, जल की जो डेंसिटी है उस हिसाब से ये मुड़ा हुआ है। जल की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा, ज्यादा घनत्व, तेल का घनत्व हो जाएगा। तो जैसे ही तेल डालेंगे तो तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, क्योंकि पानी ज्यादा डेंसिटी वाला है तो मिक्स होगा नहीं, तो ये और तीन भागों में टूट जाएगा अगर इसमें तेल मिला दे तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि जल में छड़ी का मुड़ जाना, जल में देखिए छड़ी का मुड़ जाना, ये प्रकाश का क्या है, ये प्रकाश का क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल है पानी में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर उठाई देना, पानी में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर उठाई देना। अब पता नहीं दिखेगा नहीं, देखिए सिक्का है 10 रुपया कुर्बान आप लोगों के लिए। अब देखिए ध्यान से अगर आप नोटिस कीजिएगा तो जहां पर ये सिक्का है ना, उससे थोड़ा आपको ऊपर उठा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए, उठा वो दिख रहा है ऊपर, थोड़ा इधर से देखिएगा ना ऊपर से तो ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाया। ये किसके कारण संभव हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर उठाए देखना। अब कभी अगर गए होंगे पानी वानी नदी वदी में, कभी नहाते होंगे, देखते हैं छोटी छोटी मछलियां ऐसे ऐसे करके तैर रही होती हैं, आपको लगता है यार इतना ऊपर से कैसे तैर रहा है मछली है, और जैसे उसको आप पकड़ने जाते हैं आपको पकड़ में नहीं आता है। वो इसलिए होता है भैया क्योंकि वो आपको वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, वो वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, मतलब वो उसकी आभासी गहराई है, काल्पनिक गहराई है, वास्तविक गहराई में वो नीचे है, और आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा दिख रहा है, इसलिए वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए एक और नियम कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का एक और नियम भी है, प्रकाश के अपवर्तन का एक और नियम है कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। जब ये सब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उसमें ज़्यादा यूज होगा, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है उस पर। प्रश्न जहाँ से आएगा वहाँ से ना, न्यूमेरिकल से कितना प्रश्न आता है, कॉपी उठा के और अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के चेक करिए और मेरे को बताइए, तो न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे आपको अगर प्रश्न आ रहा है तो, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रकाश का अपवर्तन आपको मैंने समझा दिया। रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले सूर्य का देखना, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, जल में सीधी छड़ी का दिखाई देना, पानी में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर उठाई देना, जल में पड़ी मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। ये क्या है, सबसे प्रकाश का अपवर्तन का क्या है, उदाहरण है। चलिए तो आज ये टॉपिक आपका खत्म होता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हो, ध्यान रखिए।